गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम BSTC की प्रथम वर्ष की पुस्तक की इकाई नंबर 5 पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा जो है वो वर्तमान समय में हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिना शिक्षा के किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है और शिक्षा किस तरह से हमें जीवन में उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। तो पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्य पुस्तकें क्या है, यही हमारी चर्चा का आज मुख्य विषय रहेगा। तो पाठ्यचर्या, सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यचर्या पे। पाठ्यचर्या क्या है? विद्यालय के अंदर समस्त जितनी भी गतिविधियां करवाई जाती हैं उन सब गतिविधियों को पाठ्यचर्या के अंदर शामिल किया जाता है। यदि हम एक आम व्यक्ति से ये सवाल करते हैं कि पाठ्यचर्या क्या है, तो उनका जवाब आएगा पाठ्यचर्या क्या उद्देश्य है, व्यक्ति का विकास करना। लेकिन यदि हम अपने आप से यही प्रश्न करते हैं कि पाठ्यचर्या क्या है, तो हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य है हम अपने आप में किस तरह से बदलाव करते हैं, अपने चिंतन को किस तरह से हम आगे ले जाते हैं, किस तरह से हम जो है अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो पाठ्यचर्या जो है वर्तमान समय में जिस तरह से 2006 के अंदर 1975 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनने और उसके बाद 1976 को शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो जो प्राचीन काल था उसके अंदर पाठ्यचर्या से संबंधित कुछ भ्रांतियां फैली हुई थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो है वो पाठ्यचर्या से संबंधित इन भ्रांतियों को दूर किया गया है। और इस पाठ्यचर्या को जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से मुख्य रूप से जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें ये आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेंगी। पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या से जोड़ा जा सकता है, अर्थात जैसा कि मैं आपको यहां दिखा रही हूं कि किस तरह से सबसे पहले जो है चर्चा का विषय आता है पाठ्यचर्या और उसके बाद पाठ्यक्रम और उसके बाद पाठ्य पुस्तक। अर्थात पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या के अंदर शामिल किया जा सकता है, लेकिन पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। तो पाठ्यचर्या क्या है? विद्यालय में समस्त गतिविधियां, जितनी भी गतिविधियों को संचालित किया जाता है उन सभी को पाठ्यचर्या के अंदर शामिल किया जा सकता है। अब पाठ्यचर्या यानी कि हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली कि हमारे पास एक विद्यालय है, उसके अंदर शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी आ रहे हैं, तो वो पाठ्यचर्या का हिस्सा बन गई। लेकिन उसके बाद की जो गतिविधि है वो है पाठ्यक्रम, अर्थात कुछ पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसके तहत जो विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं उनको हम किस तरह की शिक्षा हमें प्रदान करनी है। विद्यार्थी भी हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, हमने पाठ्यक्रम भी जैसा कि निर्धारित किया गया है, तो हमने पाठ्यक्रम भी जो है शिक्षा नीति के अनुसार 1975 की जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है उसके अंदर हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी तैयार है। तो हमने पाठ्यक्रम भी हमारे पास तैयार है, लेकिन पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद भी जो है क्या हमारा जो मूल किस विषय के ऊपर जो है हम अपने आप को फोकस करें, जिससे जो है एक निर्धारित समय के अंदर जो है हम शिक्षा को ग्रहण कर सके, ठीक है। तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? उसके लिए मूल रूप से आवश्यकता पड़ेगी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हीं पाठ्य पुस्तकों के अकॉर्डिंग हम विद्यार्थी को जो है वो शिक्षण की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और
जिस तरह से स्कूल की, कॉलेज की जो टाइमिंग होती है उसमें जो पुस्तकें डिवाइडेशन होती हैं और उन पुस्तकों के डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग जो है समय समय पर जो है क्लास लगती हैं, जैसे 45 मिनट का, 30 मिनट का, इस तरह से जो है उन पाठ्य पुस्तकों को एक निर्धारित समय निर्धारित किया जाता है और उस निर्धारित समय के अकॉर्डिंग उन पाठ्य पुस्तकों का सिलेबस जो है वो करवाया जाता है। तो पाठ्य पुस्तकें चयनित की जाती हैं, जो हमारा मूलभूत जो पाठ्यचर्या की इकाई है, पाठ्यचर्या की इकाई पाठ्यक्रम की इकाई जो है, पाठ्यक्रम का आधार जो है वो क्या है, पाठ्य पुस्तकें हैं। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है जिसके कारण पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलवादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य भी चिन्हित किए गए हैं और वो उद्देश्य इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है विचार और कर्म की स्वतंत्रता, विचार और कर्म की स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि विचार और कर्म की जो स्वतंत्रता है ये प्राचीन काल में यदि हम देखें तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। विचारों की स्वतंत्रता हमें नहीं देखने को मिलती थी, कर्म की स्वतंत्रता हमें नहीं देखने को मिलती थी। जो जातिगत आधार पर जो कर्म हमारे लिए निर्धारित किए जाते थे उन्हीं के आधार पर हम अपने कर्म करते थे, लेकिन वर्तमान समय में जरूरी नहीं है कि लुहार का बेटा लुहार हो, सुनार का बेटा सुनार हो, कुम्हार का बेटा कुम्हार हो। आज हम अपना जो है कर्म अपने इसी शिक्षा के बलबूते पर जो है अपने कर्म का निर्धारण कर सकते हैं और किसी भी विषय पर जो है अपने विचार, अपने मत प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास शिक्षा नहीं है, यदि हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो विचारों की स्वतंत्रता हमारे अंदर नहीं आ सकती। हमारे विचार जो होंगे वो कुंठित होंगे, वो जो है हमारे जो विचार होंगे वो प्राचीन प्रवृत्तियों के आधार पर, प्राचीन घटनाओं के आधार पर आधारित होंगे। लेकिन नवीन हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। तो जो इसका दूसरा उद्देश्य है वो दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशील, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशील, दूसरों की भलाई व भावनाओं के प्रति संवेदनशील। तो हो सकता है इसमें आपको दो राय मिले कि दूसरों की भलाई भावनाएं ये तो पहले भी इंसानों के अंदर होती थी, लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के माध्यम से हम दूसरों की भलाई और हमारी जो भावनाएं हैं उनके प्रति जो है हमारा मन जो है वो बहुत ज्यादा शिक्षा के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। देखो आज का दौर, जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे विश्व के अंदर फैल चुका है, तो किस तरह से पूरा विश्व एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, किस तरह से आज पूरा भारत जो है विश्व का गुरु बना हुआ है और दूसरों की भलाई करने के लिए किस तरह से वो मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और यदि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर ध्यान दें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो आम जनता है, हमारी जो गरीब जनता है, उनके लिए जो है वो किस तरह से शिक्षित व्यक्ति एकत्रित होकर, एकजुट होकर धन जुटा रहे हैं और उनकी मदद की जा रही है, उनको राशन आवंटित किया जा रहा है। हमारे मन में एक संवेदना है कि जो सक्षम लोग हैं वो तो जी सकते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है इस समय में, जो मजदूर हैं, खेतीहार लोग हैं जिनका काम बिल्कुल बंद हो चुका है, वो लोग क्या करेंगे। तो जो सक्षम लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं विचारों के अंदर भावनाएं, ये जो संवेदनशीलता है कि नहीं हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये इस तरह का जो भाव उत्पन्न होता है हमारे मन के अंदर, वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। नई स्थितियों के लचीलेपन और रचनात्मक के तरीकों का सामना करना, तीसरा जो उद्देश्य
वो उद्देश्य क्या है? नई रचना, नई रचनाएं और घटनाओं के प्रति नए तरीके निकालना। तो सभी जानते हैं हम कि किस तरह से जो है वो जीवन के अंदर प्रत्येक दिन एक जैसा नहीं होता। जीवन के अंदर हर दिन हमें कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं, ये सिर्फ और एकमात्र जो है हमें शिक्षा ही बताती है कि हमें नई और गंभीर चुनौतियों का सामना किस तरह से करना है। उन नई घटनाओं के प्रति हमें जो है किस तरह से अपने विचारों को परिवर्तित करना है और कौन सा हमें नया मार्ग निकलना है जिससे उस चुनौती का हम आसानी से सामना कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा विषय है, हमारा जो उद्देश्य है वो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी केवल और केवल एकमात्र शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। लोकतांत्रिक यानी कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन अब शिक्षा के माध्यम से ही है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हम डिजिटल प्रक्रिया से जुड़ गए हैं। आज विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी घटना घटित हो रही है तो आम आदमी उस घटना से जो है वो वंचित नहीं रह सकता और उस घटना के ऊपर हम अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। हमारे खुद के देश के अंदर हमारी सरकार है, शासन है, सत्ता है, उसका संचालन किस प्रकार से हो रहा है, जो लोक कल्याण के लिए जो पैसा आ रहा है वो पैसा किस तरह से यूज हो रहा है, उसको कैसे यूज किया जा रहा है, क्या घोटाले हो रहे हैं, और जो सामग्री निर्माण प्रक्रिया के अंदर जो सामग्री यूज की जा रही है वो सामग्री किस तरह की है। अगर वो घटिया स्तर की सामग्री है तो हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो है वो हमारी भागीदारी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है आर्थिक प्रक्रियाएं और सामाजिक बदलाव में योगदान। आर्थिक प्रक्रिया और सामाजिक बदलाव में योगदान। आर्थिक प्रक्रिया व सामाजिक बदलाव में योगदान। तो दोस्तों आर्थिक प्रक्रिया जैसा भारतवर्ष के रूप में भारत के साथ यदि हम चले तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी आर्थिक प्रक्रिया थी मूल रूप से हम खेती से ही जुड़े हुए थे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो है हम आज कुछ नई तकनीकों से जुड़ गए हैं, जिस तरह से अमेरिका, ईरान, चीन, ब्रिटेन ये सब जो है नई तकनीक से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से आज हम भी आर्थिक प्रक्रिया में जो है भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये आर्थिक प्रक्रिया में हमारा आगे बढ़ना, औद्योगिक इकाइयों से हमारा जुड़ना जो है वो मूल रूप से किसके माध्यम से संभव हो पाया है? शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसके बाद बात करेंगे सामाजिक बदलाव की। तो ये तो हम सभी कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव एकमात्र शिक्षा के माध्यम से ही आया है। आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से लेकर जब हम भारतवर्ष आजाद हुआ 1947 के अंदर इंग्लैंड की गुलामी से, उस समय हमने क्या देखा? एक तरह से अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज भारत के अंदर आए। यदि नहीं आते तो शायद आज हम इतना विकसित नहीं हो पाते। कैसे? क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी। भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी जिनके माध्यम से जो है वो हमारे विचार भी बहुत ज्यादा कुंठित थे। दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, सामाजिक छुआछूत है, भेदभाव है, इस तरह की बहुत सारी प्रथाएं, कुप्रथाएं जिनको कहेंगे हम, हमारे समाज के अंदर प्रचलित थी। लेकिन एकमात्र शिक्षा के माध्यम से ही उन कुप्रथाओं को हम
आए हैं जिसे सामाजिक बदलाव का ही नाम दिया जाएगा। आज भी यदि हम जो है, सामाजिक बदलाव भी दो तरह के होते हैं, सामाजिक बदलाव भी दो तरह के हैं। यदि आज हम तकनीकी क्षेत्र के अंदर सामाजिक बदलाव करना है तो बड़ी आसानी से हो सकता है। तकनीकी क्षेत्र के अंदर जैसे कि घड़े को छोड़कर फ्रिज आया तो हमने बड़ी आसानी से उसको अपना लिया। बड़े बुजुर्गों ने कुछ विरोध किया कि ठीक है घड़े का ही पानी पिएंगे, हम फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है फ्रिज हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया। इसी प्रकार जो है लेकिन यदि एक प्रथा अर्थात जैसे आज हम बात करें कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज की, तो अरेंज मैरिज के प्रति जो है बुजुर्गों का जो हमारी सोच होगी बुजुर्गों की, वो आज वहीं की वहीं है, तुरंत राजी है अरेंज मैरिज ही करनी है। लेकिन लव मैरिज इस सामाजिक बदलाव को लाने के लिए बहुत एक लंबा समय लगेगा। तो सामाजिक बदलाव भी दो तरह के हैं। यदि तकनीकी क्षेत्र में सामाजिक बदलाव आता है तो बड़ी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमें उस वीडियो कौन सा आपको टॉपिक करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।